हमने एक टेररिस्ट को पकड़ा, लाइव जिंदा वो हमारे पास था, और उसने बोला कि मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा कैंप है। हम लोगों ने जब मॉर्टर फायर किया, इट्स अ इनडायरेक्ट वेपन, और वो मिलिटेंट्स के ऊपर जब गिरा होगा तो वहां पे चिल्लाने की भी आवाजें आई जैसे मिलिटेंट्स को इंजरी हुई है, और वहां से जो मिलिटेंट्स थे वो इंसर्जेंट्स जो थे वो पीछे की तरफ भागे, फिर उनका पूरा इक्विपमेंट, वेपन्स और सामान वामान सब वहीं पे पड़ा हुआ था। तो वो फिर हम लोगों ने उसको नष्ट किया और उस मिलिटेंट को हम लोग फिर वापस लेके आए। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि आप सबको पता है कि ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, 20,000 से लेके 23,000 फीट हमारे पोस्ट की हाइट है वहाँ पे, और ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा ठंड होती है वहाँ पे। -20, -30 डिग्री में भी हम लोग रहे। एक तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप वीक हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो 1984 से चल रहा है और आज तक वो चल रहा है सियाचिन ग्लेशियर। इट्स द लॉन्गेस्ट ऑपरेशन इन इंडिया। पाकिस्तान के हम लोग आमने सामने, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट हमारा होता था, हम आमने सामने थे बिल्कुल, और हम बाहर निकलेंगे तो वो हमें शूट करेंगे, और वो निकलते थे तो हम शूट करते थे। जैसे वेजिटेबल्स आ रही है तो हमारे वो ड्रॉप होती थी चंडीगढ़ से, फ्रेश वेजिटेबल्स ड्रॉप हो रही। जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आए और उसमें हमारे ट्रूप्स की बॉडीज आई थी, क्योंकि वो वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था। वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन भी नहीं थी, रात को सो भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो सोते थे वो ऑक्सीजन नहीं जाती थी आपके अंदर, तो आप एकदम थक जाते थे। हमारी इंडियन आर्मी जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी होती है, और वो यूनाइटेड नेशंस में माना जाता है कि इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। देशभक्ति सिर्फ भाषण में नहीं होती, कुछ लोग वर्दी पहनकर भी इसे जिंदा रखते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू इंक्लिनेशन। मैं हूँ भाग्यश्री। आज का एपिसोड बेहद खास और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उस असली हीरो से जिसकी कहानियां किताबों में नहीं रणभूमि में लिखी गई हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं रिटायर्ड कर्नल भास्कर भारती जी का। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू भाग्यश्री, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स प्लेजर सर, इट्स माय ऑनर टू बी सीटेड विद यू। तो सर हम पूछना चाहते हैं कि आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया? क्या बचपन से ही आपका शौक था या इंटरेस्ट था, या किसी और कहीं और से मोटिवेशन मिला है? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि हमारे भारत में जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूलिंग करता है, तो हर बच्चा या तो वो आर्मी में जाना चाहता है, या वो क्रिकेटर बनना चाहता है, या उसको मतलब और बाकी इंटरेस्ट से ज्यादा आर्मी में जाने का ज्यादा इंटरेस्ट होता है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंसिडेंटली मेरा जो स्कूल है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बहुत पास है, और मैं केंद्रीय विद्यालय FRI का स्टूडेंट रहा हूँ। तो हम कैडेट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग में आता जाता देखते थे हर समय, और उससे एक दिल में एक आशा सी जागती थी कि काश हम भी कभी आर्मी में जा पाए और इस तरीके की ट्रेनिंग कर पाए और देश के लिए सेवा कर पाए। लेकिन छोटा बच्चा होता है तो उस समय ज्यादा वो आगे की नहीं सोचता, लेकिन उसका जो इनिशियल जो इंटरेस्ट है वो जाग जाता है। तो उसी दौरान फिर स्कूलिंग के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दिया, और ये भी एक छोटा सा इंसिडेंट है कि मेरे एक फ्रेंड की कजन की मैरिज थी और वो सेंटर वो चंडीगढ़ में भर रहे थे, तो मुझे बोला गया कि चलो तुम भी भरो और हम एग्जाम दे के आते हैं। सो हम दोनों एग्जाम देने के लिए गए नेशनल डिफेंस एकेडमी का, और बहुत मजाक में, फन में हम लोग वहां गए। वी अटेंडेड द मैरिज ऑल्सो, एंड देन एग्जाम दिया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट थ्रू इन दैट एग्जाम, और फिर मैंने 1985 जून में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। वंडरफुल। जो स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूलिंग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और अपना करियर आर्मी में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस चीज पर फोकस करना चाहिए स्कूल लेवल से ही? डिफेंस फोर्सेस में जाने की बहुत सारी एंट्रीज होती है। जैसे NDA मैंने बताया, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसमें आप
11th के बाद भी जाते हैं, 12th के बाद भी जाते हैं। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एंट्री होती है, डायरेक्ट एंट्री बोला जाता है उसको। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है शॉर्ट सर्विस वाली चेन्नई में, उसमें भी जाते हैं। और आजकल बहुत सारी वेरियस डिफरेंट एंट्रीज आर देयर, जिसमें टेक्निकल एंट्री है, ग्रेजुएट एंट्री है, और एनसीसी की जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उनकी भी कुछ वैकेंसीज होती है। तो इन सब तरीकों से हम जा सकते हैं डिफेंस में, लेकिन उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करें क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं आजकल जो कि आपको रिटर्न का भी रिटर्न एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन कराते हैं। उसके बाद असली जो टेस्ट होता है वो होता है एसएसबी का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो जिसे हम आम भाषा में इंटरव्यू बोलते हैं। तो इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, कंपटीशन बहुत होता है। तो आपको एकदम सबके बीच में एक अलग सा दिखना चाहिए, अलग सा स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। तो उसमें काफी आपको सीखने को मिलता है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं। लेकिन बिना कोचिंग के भी, मैंने कोचिंग नहीं ली, ऐसे मेरे जैसे बहुत होंगे जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है। और कोचिंग ना लेना भी एक बहुत पॉजिटिव वो होता है, एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि आप बिल्कुल क्लीन स्लेट होते हो। और जो वहां पे जब एसएसबी में जाते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो सिलेक्शन कर रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जो कैडेट है या ये जो बच्चा है या यूथ है, इसने कोचिंग नहीं ली है बट ये बहुत अच्छा है, इसका ओरिजिनल आइडियाज है, ये जो बोल रहा है ये इसके अंदर की बात बोल रहा है, सीख कर नहीं बोल रहा है। कोचिंग सेंटर्स में सीख लेते हो आप, तो आप थोड़े से स्मार्ट बन जाते हो। तो जो इंस्ट्रक्टर जब कुछ पूछता है तो आप जब जवाब देते हो तो वो समझ जाता है कि ये कोचिंग से सीख कर आया है, क्योंकि वो लोग भी इतना एक्सपीरियंस, उनको भी तजुर्बा होता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप उसमें कोचिंग लेना है। अपने को अवेयर रखना है। आजकल सब कुछ यूट्यूब में और इतना अवेयरनेस है, सारी नॉलेज है। तो कोचिंग लो ना लो, लेकिन आपका जो जज्बा है या मकसद है, अगर आप, इफ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन दैट प्रोफेशन, आई एम वेरी श्योर कि आप सक्सेस आपको मिलेगी। और एयरफोर्स, नेवी में भी सिमिलर एंट्रीज हैं, तो काफी मतलब एंट्री होती है। और उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने हिसाब से हर बच्चा जो है, यूथ जो है, वो उसमें जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है। देखिए, 85 में जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया और आज 2025, तो ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो चुके हैं और काफी चीजें बदली हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज ये नहीं बदली है कि जो बच्चों के मन में जो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने की जो इच्छा या जागरूकता है, वो अभी भी वैसी ही है। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो बच्चों को अगर स्कूल से ही अगर डिफेंस फोर्सेस में जाना है, तो सबसे पहले तो उनको जो उसका सिलेबस है, उसको सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। और साथ साथ उसमें करंट अफेयर्स और जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, तो अपना जनरल अवेयरनेस जो होती है वो बहुत अपने को अपडेटेड रखना चाहिए, नंबर वन। सो दूसरा ये है कि अगर उसके दिमाग में है कि वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले तो उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। उसकी एंड्योरेंस, दौड़ना, भागना, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए डाइट अच्छी, उसके लिए अच्छी डाइट, क्योंकि बच्चों को, आपको पता है, किसी भी बच्चे को हेल्दी खाना जो होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। उसको बाकी चीजों में उनको जैसे फास्ट फूड्स होते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि डिफेंस फोर्सेस में जाना है, तो फिर ये सारी चीजें जो होती हैं, डाइट और एक्सरसाइज, ये सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक बहुत अहम हिस्सा है डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने का। फिर उसके बाद आता है कि कंसंट्रेशन और टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि अभी 2025 में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंटरनेट जनरेशन है, और बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे एवेन्यूज हैं चीजें करने के लिए। तो बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, सोशल नेटवर्क्स हैं। तो अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन है, वो उसमें बच्चा थोड़ा सा लैग कर जाता है। और
उसका प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना उसको करना चाहिए। या So he should- सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया बिल्कुल, बच्चों तो को। उसका जो स्क्रीन टाइम है उसको सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम को कम करना पड़ेगा कि मैं Yes. इंटरनेट, बिल्कुल फेसबुक सही या पॉइंट बाकी बताया चीजें आपने। कंसंट्रेट उस पे ज्यादा नहीं करना है और अपने जो मकसद है सो वो करना है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास, सबके पास 24 घंटे हैं दिन में और कुछ ही घंटे हैं जो कि अपने स्कूल या बाकी लाइफ के जो हमारे एक्टिविटीज हैं उससे हमको टाइम जो बचता है उसमें उनको कोचिंग भी जानी है, उनको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखना है या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है। उसके अलावा उसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी या और जिस एंट्री से वो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता है उसके लिए तैयारी करनी है। तो उसको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसको बैलेंस करना है। तो ये सारी चीजें एक 10वीं 11वीं का जो बच्चा होता है उसके लिए स्लाइटली मुश्किल है। पेरेंट्स का रोल यहाँ पे आता है। पेरेंट्स सपोर्ट के पेरेंट्स पास। की सपोर्ट चाहिए, उनकी गाइडेंस चाहिए और उसकी अच्छी कंपनी चाहिए। ओके। अगर उसके साथ उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसका जो कलीग्स हैं या उसके क्लासमेट्स हैं, या अगर समटाइम्स बच्चे का इंटरेस्ट है, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको क्या हाँ, ये। बिल्कुल। तो हाँ। अच्छा, जिसे अच्छा हमें हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अच्छी आपकी वो संगति होनी चाहिए। तो अगर अच्छी संगति होगी तो आप अपने मकसद में जरूर पूरा कर पाएंगे अपने मकसद को। राइट। इसी से एक और क्वेश्चन आता है, बच्चे का इंटरेस्ट है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का, हाँ जी। बट जैसे ही वो फॉर्म लेकर आता है पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं कि हमारा बच्चा आर्मी ज्वाइन करेगा, उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो उसे कोई और करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। वो उसे बोलते हैं कि आप बेटा कुछ और करियर ऑप्शन चूज करो। तो उसके लिए पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। ये बिल्कुल रियलिटी है कि आजकल इतने अच्छे अच्छे प्लश कैरियर्स हैं जो कि ज्यादा, जिसमें आराम है एंड वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। वहां पे पैसा ज्यादा है और ज्यादा रिस्क टू लाइफ नहीं है। तो ये सारी चीजें होते हुए भी हमारे देश में अभी भी इतना जज्बा है कि बहुत सारे हमारे जो यूथ है वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि ये एक फियर ऑफ अननोन रहता है उनको, जिनकी बैकग्राउंड डिफेंस फोर्सेस की नहीं है। सबसे पहले अगर जैसे मैं आर्मी ऑफिसर हूं तो मैं अपने बेटे को, मेरे बेटे ने वो लाइफ देखी है तो वो उस हिसाब से वो उसको पता है कि आगे क्या उसके फ्यूचर के लिए है। लेकिन जिन पेरेंट्स के पास ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनको एक डर रहता है। तो सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स को एक एडवाइस या सजेशन देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो ये सोचें कि वो अपने बच्चे को बड़ा होकर क्या देखना चाहते हैं। सफल देखना चाहते हैं, जिसके पास इज्जत है, जिसके पास एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ है, जिसके पास एक सिक्योर लाइफ है और जिसके पास जीवन का एक मकसद जो है, जो कि देश के लिए कुछ करने का। अगर ये सारी चीजें आप अपने बच्चे में चाहते हो, बेटे में या बेटी में चाहते हो, तो फिर डिफेंस फोर्सेस से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। और रिस्क जो है वो हर कैरियर में है। आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी एक लाइफ है। जो लिखा है, जैसे हमारे सीनियर्स, हमारे एल्डर्स जैसे बोलते हैं, जो लिखा है वो होता है, वो होकर रहेगा, वो होके रहता है। तो इसलिए इस बात से डरना कि वहां पे रिस्क ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। आर्मी की लाइफ जो है, आर्मी जो है वो एक प्रोफेशन या एक जॉब नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं या डिफेंस फोर्सेस, किसी भी एयरफोर्स या नेवी में ज्वाइन करते हैं, तो आपकी लाइफ एक मकसद से भरी बन जाती है और आने वाले दिनों में आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप एटलीस्ट कुछ देश के लिए कर रहे हैं और वो आपको इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट देती है, फीलिंग देती है आपके और आपके परिवार, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स। और ये डिफेंस फोर्सेस, अब जैसे मैं रिटायर हुआ हूं उसके बाद भी वो हमें लुक आफ्टर करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं तो चाहता हूं कि हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को
बिल्कुल फ्रीडम देनी चाहिए और उनको ये गाइड करना चाहिए कि अगर इतना अच्छा कैरियर है जिसमें आजकल तो इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्निकल चीजें भी हैं और बच्चों को बहुत एवेन्यूज हैं ग्रोथ के, और पे एंड प्रिविलेजेस जो मिलती हैं वो हर चीज आप पैसे से तोल नहीं सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगा उनको उड़ने दीजिए और वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। इवन आजकल गर्ल्स भी आर्मी में इंटरेस्ट ले रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा ये रिमाइंड कराया मुझे। नेशनल डिफेंस एकेडमी में फर्स्ट विमेन कैडेट्स पास आउट हुए हैं, 17 कैडेट्स, जो फर्स्ट बैच है एनडीए का अच्छा। वुमेन कैडेट्स का, वो पास आउट हुए हैं। और आप उन पेरेंट्स का सोचिए कि उनको कितना प्राउड फील हुआ होगा जब उन्होंने अपनी बेटियों को पास आउट होते हुए एनडीए से देखा होगा। और उसके बाद अब वो गर्ल्स आईएमए में आएंगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, या एयर फोर्स में जाएंगी, या नेवल एकेडमी में जाएंगी। तो ये उनके पेरेंट्स के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि विमेन कैडेट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में पास आउट हुए हैं। और उससे पहले ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है, उसमें शॉर्ट सर्विस में विमेन एंट्री थी, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनका इंडक्शन हुआ 2022 में और उनका फर्स्ट बैच पास आउट हुआ। आपने जब पहले बैटल ग्राउंड में पार्ट लिया या किसी एनकाउंटर में शामिल हुए, तो ये आपके लिए कितना खतरनाक था और आपने इसका सामना कैसे किया? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं जब पास आउट हुआ इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, तो मुझे एक फाइटिंग आर्म में इन्फेंट्री में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में मेरा कमीशन हुआ। तो क्या होता है कि किसी को भी नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में या हमारे आगे जब हम जाएंगे तो किस ऑपरेशन में हमको जाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। जब मेरी यूनिट जो थी वो नागालैंड में हमारा इंडक्शन हुआ, बिकॉज असम में हमारी यूनिट पोस्टेड थी। वहां से नागालैंड की सिचुएशन खराब थी, वहां पे इंसर्जेंट्स का काफी बोलबाला था। तो हमारी यूनिट को नागालैंड में एक बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया गया। तो जब हम इंडक्शन में पहली बार जा रहे थे, यूनिट कॉन्वॉय में जा रहे थे, तो मुझे मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने टास्क दिया था कि मैं सबसे लास्ट व्हीकल में, सबसे आखिरी गाड़ी में मैं आऊंगा और जितनी भी बीच में गाड़ियां होंगी, अगर कोई जिस खराब हो जाती है या किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उन गाड़ियों को वाइंड अप करते हुए सबसे आखिरी गाड़ी में मैं आ रहा था। शाम होने वाली थी, तकरीबन 5:30 6 बज रहे थे और नॉर्थ ईस्ट में सनसेट जल्दी हो जाता है। तो वहां पे अंधेरा सा हो गया था और हमारी लोकेशन में पहुंचने से पहले ही, और वो पहाड़ी इलाका था और सड़कें बिल्कुल ऐसे कर्व लेती हुई और टर्न लेती हुई जा रही थी और बहुत खतरनाक एरिया था वो। तो जो 6 सवा 6 बजे हमारी जो क्या हुआ, सारी गाड़ियां आगे निकल गई, लेकिन कुछ गाड़ियां जो बीच बीच में खराब होती गई, वो 6-7 गाड़ियां हमारे पास रह गई थी और मैं उनको लेके आगे बढ़ रहा था। और हमारे ऊपर इंसर्जेंट्स ने फायर शुरू किया एक गांव के पास, और हमारी गाड़ियां रुक गई क्योंकि हमारे गाड़ी की जो पहली गाड़ी थी उसके टायर के ऊपर उन्होंने फायर बस्ट किया था, तो टायर वहीं पे बस्ट हो गया था, तो गाड़ी रुक गई। तो उसके पीछे सारी 6-7 गाड़ियां जो थी वो रुक गई। अब मैं आपको ये यहाँ पे बताऊं कि उस समय हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास फाइटिंग ट्रुप्स सिर्फ 4 या 5 थे। मेरे पास हथियार था, मेरे 4-5 जवानों के पास हथियार था, लेकिन जो बाकी गाड़ियां थी वो लोड कैरियर थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन का सामान लेके जा रही थी, तो वो भारी गाड़ियां थी और पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते वो खराब हो गई थी, तो बीच बीच में ठीक करके उनको, वो 7 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां जो थी वो लोड कैरियर गाड़ियां थी और सिर्फ 2 गाड़ियां थी जिनमें ट्रूप्स थे। और मेरे साथ मेरे अलावा सिर्फ 5 जवान थे और मिलिटेंट्स ने फायर शुरू किया। टोटल 6 थे हम। लेकिन इसका एक सेविंग ग्रेस ये हुआ कि जब हम क्रॉस कर रहे थे, तो क्या होता है कि ऐसे इलाकों में, कश्मीर में या नागालैंड में, जहां पे इस तरह के इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी या टेररिज्म है, वहां पर रोड्स के ऊपर एक प्रोसीजर होता है जिसको रोड ओपनिंग बोलते हैं। तो वहां पे असम राइफल की एक रोड ओपनिंग पार्टी थी
वो 15 जवानों की पार्टी थी और उनके पास हथियार थे, बड़े बड़े हथियार भी थे, मोटर, लाइट मशीन गन्स और बाकी चीजें। तो जब हम क्रॉस करने लगे तो उन्होंने बोला कि सर, मुझसे पूछा कि हमको अपनी गाड़ियों में बिठा लीजिए क्योंकि अब हमारा काम खत्म हो गया है एंड हमको भी उसी लोकेशन में जाना है जहां आप जा रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए सेविंग ग्रेस हुआ कि मैंने बोला कि ठीक है, सब लोग दो दो जवान जो है वो एक एक गाड़ी में बैठ जाओ। सो वी हैड 7 व्हीकल्स और वो हमने उन 15 जवानों को बिठा लिया। और जब मिलिटेंट्स ने फायर किया वो हमारे लिए सेविंग ग्रेस बना क्योंकि उनके पास वेपन्स थे। और हमने फिर, मैं एज एन ऑफिसर, मैंने उनको गाइड किया, उनका रेडियो सेट्स, और हम लोगों ने जब मॉर्टर फायर किया, इट्स अ इनडायरेक्ट वेपन, और वो मिलिटेंट्स के ऊपर जब गिरा होगा तो वहां पे चिल्लाने की भी आवाजें आई जैसे मिलिटेंट्स को इंजरी हुई है। और वहां से जो मिलिटेंट्स थे, वो इंसर्जेंट्स जो थे, वो पीछे की तरफ भागे क्योंकि पहाड़ में हमें दिख भी कुछ नहीं रहा था कि क्या किस तरफ है वो। और वो मिलिटेंट्स जो थे वो वहां से जब तक हमारी रीइंफोर्समेंट आई तब तक वो मिलिटेंट्स वहां से भाग चुके थे। लेकिन हम लोगों ने जब सर्च किया, हमें अगले दिन पता चला कि पास के एक विलेज में कुछ फ्यूनरल्स हुए हैं, कुछ अंतिम संस्कार हुए हैं मिलिटेंट्स के। तो इससे फिर न्यूज़पेपर, जो लोकल न्यूज़पेपर में आया कि उनके 2 से 3 मिलिटेंट्स की उस समय उनका डेथ हो गई थी। तो ये एक सेविंग ग्रेस था हमारे लिए। मुझे भी ये पहला एक्सपीरियंस था कि जब मैं एनकाउंटर में फंसा और लाइव एनकाउंटर चल रहा है, और लेकिन सेविंग ग्रेस था कि वो 15 जवानों को हमने जो अपने गाड़ियों में बिठाया, उससे हम सब बच पाए। तो ये एक इंसिडेंट था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। आपके करियर में मिशन के दौरान कभी ऐसा हुआ कि आप जंग लड़ रहे हैं और आपका साथी शहीद हो जाता है, उस समय आप इमोशनल फील तो कर रहे हैं पर आपको जंग को भी जारी रखना है, तो कैसे उस सिचुएशन से आप निकले? हाँ, ये थोड़ा काफी टफ हमारे लिए होता है इसको हैंडल करना, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी सबकी फीलिंग्स हैं। yes. और हम पहले इंसान हैं और उसके बाद हम एक डिफेंस के ऑफिसर या जवान हैं। तो जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुआ जून 89 में, और मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो सियाचिन ग्लेशियर में हुई। तो सियाचिन ग्लेशियर, जो कि आप सबको पता है कि ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, 20,000 से लेके 23,000 फीट हमारे पोस्ट की हाइट है वहां पे। और ठंड भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे। -20, -30 डिग्री में भी हम लोग रहे। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। और तो जब मैं वहां से पहुंचा सियाचिन ग्लेशियर में, तो आप जब बोल रहे हैं कि अपने साथियों की डेथ देखते हैं, तो जब मैं पहली बार इंडक्ट हुआ वहां पे बेस कैंप में पहुंचा और मुझे अगले दिन अपने पोस्ट पे जाना था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ हेलीकॉप्टर, उस समय एक ऑपरेशन चल रहा था, ये ऑपरेशन मेघदूत जो है वो 1984 से चल रहा है और आज तक वो चल रहा है सियाचिन ग्लेशियर में। इट्स द लॉन्गेस्ट ऑपरेशन इन इंडिया, नोन एज ऑपरेशन मेघदूत। तो वहां पे जब मैं पहुंचा तो वहां पे हेलीकॉप्टर्स आए और उसमें हमारे ट्रूप्स की बॉडीज आई थी, क्योंकि वो वहां पे ऑपरेशन चल रहा था और हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो मेरे को पहला ही टास्क ये मिला कि आपने उनका जो आखिरी जो संस्कार होता है उसको अटेंड करना है। तो वो एक, मैं नया ऑफिसर हूँ, आईएमए से डायरेक्ट कमीशन होके गया हूँ, और मैं पहला मेरा जो काम है वो एक फ्यूनरल अटेंड करना अपने ही जवानों का, और हमारी ब्रिगेड के जवान थे वो। और उसमें आपको यूनिफॉर्म में होना है, सेरेमोनियल ड्रेस होती है, अपना कैप पहनते हैं, और उसके बाद वो जब सलामी दी जाती है, सैल्यूट्स दिए जाते हैं, तो बहुत हम लोग ओवरवेल्म हो रखे थे। बहुत अंदर से अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि अभी हम यहाँ पे पहुंचे नहीं हैं और ऊपर देखिए कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और उसमें हमारे ही जवान इस तरह से आ रहे हैं। तो वो एक घबराहट सी होती है, नेचुरल है, बिकॉज इट्स अ इमोशन। और लेकिन फिर एक जोश भी आता है कि
अब जिस दुश्मन ने ऐसा किया, अब उसका हाँ, जवाब तो देना पड़ेगा। अब हमें फिर से अपना सब कुछ रिगेन करना है और हमको फिर से ऊपर जाके उसको जवाब अब देना है। देना है। तो ये फीलिंग आती है अपने ट्रुप्स के साथ। तो ये सियाचिन ग्लेशियर में जब मैं पहुंचा तो फिर मैं वहां पे नदन ग्लेशियर में सियाला कॉम्प्लेक्स है और वहां पे डिप्लॉयड रहा और वहां पे हर दिन हमारी वॉर होती थी। हर दिन पाकिस्तान के हम लोग आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट हमारा होता था। हम आमने सामने थे बिल्कुल और हम बाहर निकलेंगे तो वो हमें शूट करेंगे और वो निकलते थे तो हम शूट करते थे। सो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था, बट अपने ट्रुप्स के साथ आपको एक ऐसी हिम्मत मिलती है कि आप अपने देश के लिए इस एरिया को डिफेंड कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा एक आपको एक टास्क होता है आपके लिए। तो आपके ट्रुप्स साथ में हमारे जवान बीमार हो जाते थे कि वहां पे क्या होता है, गोली से, दुश्मन की गोली से ज्यादा जो ठंड में रहना, हाँ, वो नेचुरल जो कैलेमिटीज हैं, जैसे कि वहां पे चिलब्लेन्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो उससे बहुत चीजें डेवलप होती इसी हैं। से मेरा क्वेश्चन है कि उसमें सरवाइव कैसे करते हैं आप, मतलब उस कंडीशन में? तो ये सरवाइव हमारी जो डिफेंस फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, हमको बहुत तकलीफों से वो ट्रेनिंग दी जाती है और हमको ये बताया जाता है कि आप जब आप लड़ाई में या किसी ऑपरेशन में नहीं है तो आप बहुत आराम से हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो सिर्फ आप लाइफ और डेथ का सवाल होता है। तो आपको सरवाइव करना है। हम लोग सियाचिन ग्लेशियर में 23,000 फीट के एक पोस्ट पे मैं गया। वहां पे मतलब ऑक्सीजन भी नहीं थी, रात को सो भी नहीं सकते थे क्योंकि जो सोते थे वो ऑक्सीजन नहीं जाती थी आपके अंदर, तो आप एकदम उड़ जाते थे। तो पूरी पूरी रात जागना पड़ता था। तो और सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता वहां पे। क्या होता है कि आप धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करके जाते हैं। पहले आप 15,000 फीट पे, फिर आप 17,000 फीट पे, फिर आप 19,000 फीट पे रहेंगे, तब आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। बॉडी को वैसे ढाला बॉडी को जाता वैसे है कि ढाला आप जाता उस है। सिचुएशन में रह सके। यस, उसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। और ये Okay. प्रोसेस है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, जब भी जहां भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, कश्मीर में, सियाचिन ग्लेशियर में, जहां पे भी हम जाते हैं तो हमको एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है और वो हमारे लिए सेविंग फेस होता है। सियाचिन बेस में आपका दिन कैसे बीतता है? वहां पर कैसे खाना कौन सा खाते हैं और कैसे मतलब सरवाइव करते हैं? एक्चुअली सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ही अलग सी दुनिया है। तो हम लोग बेस कैंप से बहुत ऊपर जो ग्लेशियर है उसमें हमारे पोस्ट थे, तो हम वहां पे होते थे। तो हमारा जो रूटीन होता था वो है कि 24 घंटे आपने ये देखना है कि दुश्मन जो है या हमारा जो एडवर्सरी जो हमारे सामने है, उनके कोई जवान या उनके ट्रुप्स या उनका कुछ एक्टिविटी ऐसी ना हो जो कि वो आपके पोस्ट के ऊपर हमला करें। हम सिर्फ अपने पोस्ट को बचाने के लिए हम बीच बीच में फायरिंग करते थे, वो लोग भी फायरिंग करते थे। हमारे वहां पे इतनी स्नो गिरती है कि आपके जो फाइबर ग्लास हट्स होती थी या टेंट्स होते थे वो कई बार दब जाते थे बर्फ में। फिर हम उनको हमारे जवान और हम सब मिलके बर्फ को बर्फ हटाते थे सो दैट हमारे टेंट्स जो हैं वो हम उसमें रह पाए, क्योंकि कई बार इतनी स्नो होती है, पूरा दिन स्नो चलती रहती है, वेदर बहुत हर समय खराब रहते हैं। वहां पे राशन बहुत मुश्किल से पहुंचता है, हेलीकॉप्टर से पहुंचता था क्योंकि हेलीकॉप्टर मेंटेन पोस्ट थे वो लोग। तो वहां से एयर ड्रॉप्स होते थे Mi-17 तो से। फूड रेडीमेड आता है या फिर वही बनाते हैं आप? कुछ सामान जो है वो ऊपर से ड्रॉप करते थे, क्योंकि रेडीमेड खाना जैसे होता है, जो पैक्ड फूड्स होते हैं, उससे जवान की तब उनको जवानों को, हमारे इंडियंस को गर्म खाना, चाहे दाल चावल मिल जाएगा, वो बहुत जरूरी होता है। और हमारे को जो पैकेज फूड होते थे, टिन फूड होते थे, वो हमारे जवान बिल्कुल नहीं खा पाते थे, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए हम लोग यूज करते थे। जैसे वेजिटेबल्स आ रही हैं तो हमारे वो ड्रॉप होती थी चंडीगढ़ से, फ्रेश वेजिटेबल्स ड्रॉप हो रही है। ओके। और हमारे चावल, दाल, बाकी सारा हमारा जो ग्रोसरी होता था वो ड्रॉप होता था। हमें टिन, जैसे नॉन वेज होता है, मिल्क होता है तो मिल्क पाउडर मिलेगा, एग पाउडर मिलेगा, अंडे नहीं होंगे तो एग पाउडर होगा। और नॉन वेज के लिए हमको वो टिन मिलता था, हमको टिन फिश होती थी, टिन मटन। तो वहाँ कुछ कुकिंग के लिए हम लोगों वहां पे हमको हमारे पास
ऑयल कुकर्स होते थे, वो जो कैरोसिन से चलते हैं, वो चूल्हे बना रखे थे हम लोगों को। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे को बहुत अच्छी तरह इक्विप किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इतना डिफिकल्ट एरिया है, टेरेन है, कि वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो वहां पे हम बड़े बड़े इक्विपमेंट्स तो लेके जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे हेली ड्रॉप्स होते हैं, एयर ड्रॉप्स होते हैं। तो वो हमारे जो कुक्स होते थे, जो हमारे यूनिट में हमारे जो जवानों के लिए खाना बनाते हैं, तो वो कई जवान भी बनाते थे खाना, हम भी साथ में बनाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वेदर खराब हो गया, हफ्ता हफ्ता हेलीकॉप्टर नहीं आया, तो हमारे पास सब कुछ खत्म। और फिर हम मैगी खाते थे, वो भी मतलब खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया तो बिना नमक के खाना खा रहे हैं। फिर वहां पे हमको इमरजेंसी राशन मिलता था, जैसे चॉकलेट्स होती हैं और ये सारी चीजें होती थी। तो जैसे प्रोटीन बार्स होते थे, वो मिलते थे, लेकिन वो इतने -30 डिग्री में इतने सख्त हो जाते थे कि वो खा ही नहीं पाते थे। हम उसको आग के ऊपर पहले ऐसे पकड़ के उसको पिघलाते थे और फिर वो कोशिश करते थे, लेकिन एक तो वहां पे मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप वीक हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो हमको भूख नहीं लगती थी, फिर हम लोग वेट लूज करते थे, और बॉडी स्टेमिना भी डाउन जाता है, स्टेमिना भी बहुत डाउन जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर का ये टेन्योर जो होता है, वो एक यूनिट का 6 मंथ्स का टेन्योर होता है, क्योंकि वो इतना हार्ड होता है। 6 मंथ्स के बाद वो नीचे आ जाते हैं और दूसरी यूनिट ऊपर जाती है, या उनकी एक कंपनी ऊपर चली जाती है, दूसरे रोटेट होते हैं, क्योंकि 6 महीने ह्यूमन बॉडी जो है उससे ज्यादा इंड्योर करना मुश्किल होता है हमारे शरीर में, बिकॉज अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, किसी के पास हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और बहुत सारे एलाइड ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सरवाइव करना वहां पे हमारे लिए तो सर्वाइवल ही था, और साथ में एनिमी को भी फेस करना था, दुश्मन को भी हम उनके साथ एनकाउंटर होते थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस प्लान होते थे। वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हम लोग कई ऑपरेशंस करते थे जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, और वो हम अपने को बचाते हुए इतने डिफिकल्ट उसमें भी वो ऑपरेशंस करते थे। सो सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये मेरे कैरियर के सबसे शुरुआत में हुआ, तो मुझे एक अच्छा लगा कि मेरी उम्र कम थी और मैं उसको अच्छी तरह एंड्योर कर पाया, और उसके बाद मुझे जो तजुर्बा मिला, वो मेरे को आगे आने वाले समय में मुझे उसने बहुत बेनिफिट दिया। ओके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश ने देखा है कि अब वॉर जो है पुरानी बॉर्डर तक सीमित नहीं रही, अब इट्स मॉडर्न वॉरफेयर नाउ। तो अब जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये जो हमने पहलगाम के जो एक बहुत घिनौने जो अटैक के बाद जो हमने इसका रिप्लाई दिया है अपने दुश्मन को, ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। बिकॉज अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी हम बहुत बड़े उसमें विक्टिम बने हुए थे, जो टेररिज्म, जो स्टेट पॉलिसी थी पाकिस्तान की, और अर्ली 90s लेट 80s में ये टेररिज्म इन्होंने शुरू किया जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वो हमसे कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकते। तो उन्होंने ये सोचा कि हम इनको इतने छोटे छोटे कट्स देंगे ताकि ये ब्लीड करें और इनका नुकसान हो। लेकिन 2015 में जब उड़ी हुआ और उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2019 में पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, उसके बाद भी बालाकोट में हमारे कंट्री की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और ये जो पहलगाम जब हुआ, तो इसके बाद ये तो तय था कि एक्शन तो कुछ बड़ा ही होगा, लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, ये हमारे ऊपर मुनस्सर कर रहा था कि हम किस तरीके से पूरी तैयारी करके करें। और समय बदल चुका था। कारगिल वॉर के बाद से हम लोगों ने, हमारे देश ने अपने को बहुत सशक्त कर लिया था, अपने को बहुत स्ट्रांग कर लिया था, और बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, नए इक्विपमेंट हम लोगों ने खरीदे। फॉर एग्जांपल ऑप सिंदूर में हमने जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक बहुत ही वर्ल्ड का टॉप क्लास एयर डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने यूज किया,
जिसको Yes. S-400 बोलते हैं। ये रशियन इक्विपमेंट है जो कि हमने उसको प्रोक्योर किया था। ओके। और हमारे दुश्मन के जितने भी मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स ने हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे जो ये डिफेंस शील्ड था जो S-400, इसने बहुत बड़ा काम किया। और हमारे इस सिस्टम में पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं और उनके एयरक्राफ्ट को नुकसान, उनको तबाह करा। उसके साथ साथ बहुत सारे मिसाइल्स जो हमने इंडिजिनियसली बनाई, मेक इन इंडिया कंसेप्ट बनाया, जो हमने खुद हमारे देश में बनी है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल। राइट। इस ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरे इस ऑपरेशन का टेक्सचर बदल दिया। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि 9-10 की रात को हम 10 की सुबह अटैक करने वाले थे नमाज के बाद, लेकिन 9-10 की जो रात थी उसमें भारत ने उनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल की छड़ी लगा दी। और उनके जो एयरक्राफ्ट जो थे या उनके एयर टारगेट जो थे, हमारे बहुत सेंसिटिव टारगेट्स, एयरफील्ड्स उनके जो थे जहां से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, और वो सारे के सारे हम लोगों ने काफी टारगेट्स को नुकसान पहुंचाया और उनके टेररिस्ट कैंप्स को नुकसान पहुंचाया। और उनके 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो हैं वो इनपुट्स के मुताबिक उनके वो मारे गए। तो ये जो है, ये नया भारत है और ये एक नया न्यू नॉर्मल हो गया है कि हम अटैक नहीं कर रहे हैं, हम देश के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो टेररिस्ट हैं या जो उग्रवादी हैं या जो आतंकवादी हैं उनके टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। आप फिर से करेंगे ये और हम फिर से उसका जवाब देंगे। और आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये बंद नहीं हुआ है, ये सिर्फ पॉज हुआ है, ये सिर्फ रुका है। हम देखेंगे अपने पड़ोसी देश को, क्योंकि वो गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि ये ऑपरेशन बंद किया जाए। और इस जो BGMOs की जो आपस में बात हुई, उसके बाद हमारे हायर जो हमारे कमांड है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हमने जितना उनको नुकसान पहुंचाना था पहुंचाया है। अब देखते हैं कि वो सुधरते हैं कि नहीं। अगर वो फिर से सेम एक्शंस करेंगे तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई हम दे सकते हैं। राइट। सर, एक आमने सामने की लड़ाई होती है और एक आर्मी जो कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, हाँ जी, दोनों में किसमें मेंटल प्रेशर ज्यादा होता है? जैसे हम आर्मी में हैं तो हमारा आमने सामने की लड़ाई जो होती है वो उसी के लिए हम लोग ट्रेन होते हैं एक्चुअली। ओके। जैसे हमारे 71 वॉर हुआ या हमारे 65 वॉर हुआ, तो क्या है कि हमें पता है कि दुश्मन कौन है और वहां पे एक प्रोसेस होती है, आपको एक लड़ाई का एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तरीके से आप ऑपरेशंस करते हैं दुश्मन के। और वो इसी तरह दूसरा जो दुश्मन देश है उसके भी यही प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी भी आर्मी होती है, उनके भी एथिक्स होते हैं, उनके भी रूल रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन ये हो गई आमने सामने की लड़ाई, और ये लड़ाई आज के जमाने में जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें ये बिल्कुल जगह नहीं रख, इसके लिए कोई जगह नहीं है जो आमने सामने की लड़ाई है। और जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं या जिसे हम पाकिस्तान के लिए बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर, वो क्या करते हैं, अघोषित युद्ध बोलते हैं उसको। वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे टेररिस्ट एक्शंस करो, कहीं बम ब्लास्ट करो कहीं, ताकि अपने दुश्मन देश को परेशान करके रखो और उनको नुकसान पहुंचाते रहो। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ या मुंबई का 26/11 हुआ। तो ये सारे हमको घाव देते हैं, छोटे छोटे घाव देते हैं, जो कि अब भारत जो है उसके लिए न्यू नॉर्मल ये हो गया है कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होगा तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो अपने घावों को भी भर नहीं पाएंगे। तो ये कोवर्ट ऑपरेशन जो है या प्रॉक्सी वॉर है, अब आज के जमाने में यही चल पाएगा, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर जो होती है वो दोनों के लिए सभी के लिए नुकसानदायक होती है। उसमें कैजुअलिटीज होती है, जान का नुकसान ज्यादा होता है, उसमें जान का नुकसान होता है, कोलेटरल डैमेज होता है, और उससे देश की जो प्रगति होती है वो कई सालों पीछे चली जाती है। अपनी सर्विस के दौरान कभी ऐसा मौका आया है जब आपने बहुत ही टफ सिचुएशन फेस की हो और उसमें आपने अपनी टीम का मोराल कैसे बढ़ाया, उनको मोटिवेट कैसे किया और सिचुएशन का सामना कैसे किया?
आर्मी में हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें यही लीडरशिप क्वालिटीज देखी जाती हैं और सिखाई जाती हैं कि सबसे पहले जो हमारी जो टीम होती है जिस या हमारी कमांड होती है, तो हम उनको मोटिवेट करके रखें ताकि वो बिना क्वेश्चन करे हमारे साथ हमारे ऑपरेशंस में या हमारे मकसद में हमारा साथ दे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि मेरी जो 33 इयर्स की जो सर्विस है उसमें कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ एक दो मेरे को याद आ रहे हैं, तो मैं अभी आपको बताता हूं कि अ, मेरी पोस्टिंग यूनाइटेड नेशंस के एक ऑपरेशन में हुई थी ईस्ट अफ्रीका में, कॉन्गो में। अच्छा। तो वहां पे हमारा यूएन फोर्स, यूनाइटेड नेशंस की जो सैन्य सेवा में हम गए थे, तो मैं एक ब्रिगेड ग्रुप का हिस्सा था, बटालियन ग्रुप का हिस्सा था। तो वहां पे डिफिकल्ट क्या होता है कि आपके अपने जवान हैं, आप किसी विदेशी सॉइल में अफ्रीका में हैं, और आप अफ्रीका में जो गवर्नमेंट है उनके जो दुश्मन है उनसे लड़ रहे हैं। ओके। आप समझ रहे हैं? तो हम समझ सकते हैं एज आप ऑफिस, उनके दुश्मन से लड़ रहे हैं। हाँ, हम उनके दुश्मन से लड़ रहे हैं। हमारा दुश्मन तो नहीं है वो, उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन कॉन्गो के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री था उसमें हमारी पीस कीपिंग फोर्स गई हुई है। तो वहां पे हम जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं वो हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें ये टास्क दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस में आप जा रहे हैं। तो ये बहुत हमारे लिए भी बहुत फक्र की बात होती है कि हम विदेश में जाके सर्व कर रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी होती है, और वो यूनाइटेड नेशंस में माना जाता है कि इंडियन आर्मी इज द बेस्ट, बिकॉज हमारे ट्रुप्स जो है वो बहुत मेहनती, बहुत हार्डी होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं, और बहुत हिम्मत से लड़ते हैं वो लोग वहां पे। तो ऐसा ही हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वहां का टाउन है उसकी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जो जैसे हमारे यहाँ पे इंसर्जेंट्स टेररिस्ट होते हैं उनके भी नेगेटिव फोर्सेस जो थे वो उस एयरपोर्ट को कैप्चर करना चाहते थे। ओके। तो जब हमें खबर लगती थी कि हमें इंटेलिजेंस मिलती थी कि वो जो उनके जो टेररिस्ट हैं या उनके जो नेगेटिव फोर्सेस वाले हैं वो हमारे एयरपोर्ट को लेना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आज रात को वो अटैक करें। तो आप सोचिए कि हमारे ट्रुप्स और हम लोग पूरी रात जागना, और फिर हम अपने वो जो आईसीवीज थी हमारे पास, वो टैंक्स का छोटा रूप होता है, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट व्हीकल बोलते हैं उसको। ओके। तो वो हम चारों तरफ एयरपोर्ट के घुमाते रहते थे, उसमें ट्रुप्स होते थे हमारे, और हमारी मिसाइल्स लगी हुई होती थी और हमारी गन्स लगी हुई होती थी पूरी पूरी रात हम लोग, ताकि जो नेगेटिव फोर्सेस है उनको ये लगे कि हम मतलब जागे हुए हैं और हम बहुत अलर्ट हैं। राइट। उस चक्कर में क्या होता था कि वो नहीं हो पाता था अटैक, क्योंकि हम लोग बहुत वो थे, चौकस थे। फिर ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। मैं एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, राष्ट्रीय राइफल में, और हमने एक टेररिस्ट को पकड़ा लाइव, जिंदा वो हमारे पास था, और उसने बोला कि मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां पे हमारा बहुत बड़ा कैंप है। अच्छा। और तो चलिए आप। तो ये हमें लगा कि हम जाएंगे तो सही, लेकिन कई बार क्या होता है ये एक झूठा प्लॉट भी बना देते हैं वो लोग हमको फंसाने के लिए, यस। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मिलिटेंट्स को वो इन्फॉर्म कर देंगे कि ये फोर्स आएगी यहाँ पे, तो वो पहले ही हमको हमारे ऊपर फायर वगैरह करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करना ऐसे सिचुएशन में, तो हमें लगता था कि हम उसे बोलते थे कि नहीं, हम जाएंगे और हम उस जो कैंप है उसको नष्ट कर देंगे। और काफी देर हो गई, हम चलते चलते बर्फ के अंदर घुसते घुसते हमारे पैर बर्फ के अंदर घुसते चले गए, इतना पहाड़ पे हमको ले गया वो जो टेररिस्ट था, वो लेके चला गया हमको। और एक बार तो मैंने उसको गुस्से में बोला कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमको ऐसे ही घुमा रहे हो। और उसने बोला कि नहीं, क्योंकि वो बोला था सर यहां से जाएं कि यहां से जाएं, वो भी कंफ्यूज हो रहा था। तो फाइनली फिर हम लोग पहुंचे और हमको सच में एक उनका हाइड आउट दिखा, कैंप का, टेररिस्ट कैंप का, बट वहां पे मिलिटेंट नहीं थे, बट उनका हो सकता है कि वो हमें देख के वो इधर उधर हो गए हो, लेकिन उनका पूरा इक्विपमेंट, वेपन्स और सामान वामान सब वहीं पे पड़ा हुआ था।
तो वो फिर हम लोगों ने उसको नष्ट किया और उस मिलिटेंट को हम लोग फिर वापस लेके आए। तो ऐसे सिचुएशन में जवानों को कन्विंस करना पड़ता है अपने लीडरशिप से, और जवानों की ट्रेनिंग ऐसी होती है और हम सब एक साथ ट्रेन होते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास होता है, तो वो हम उस विश्वास से ही हम अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा अटैक के बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कई टेररिस्ट कैंप तबाह किए हाँ हैं। जी। तो ये टेररिस्ट कैंप कैसे बनाया जाता है, कौन इनकी मदद करता है, आईएसआई या फिर पाकिस्तान आर्मी? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान का ये एक स्टेट पॉलिसी बन गई है, जैसे कि उनकी गवर्नमेंट सबसे पहले तो उनको स्पॉन्सर करती है, और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं जम्मू एंड कश्मीर में एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मैं 3 साल राष्ट्रीय राइफल में रहा, और बहुत कुछ मैंने अपनी आंखों से और अपने तजुर्बे से वहां पे एक्सपीरियंस किया, सारे ऑपरेशंस किए और बहुत कुछ किया। तो क्या होता है कि जो हमारे कश्मीरी बॉयज होते हैं, हमारे यूथ होता है, उनको वर्गलाते हैं, उनको झूठा लालच दिया जाता है, या उनको थ्रेट दी जाती है, या उनको इस तरीके से जबरदस्ती की जाती है, और उनको कोशिश की जाती है कि ये यूथ जो है वो हमारे कश्मीर से निकलकर वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाए और वहां पे उनको वो ट्रेनिंग दे, और वो फिर हमारे कश्मीर में वापस आए और फिर वो हमको नुकसान पहुंचाए। तो ये इनकी पॉलिसी है पाकिस्तान की। तो इसमें क्या होता है कि तो ये जो हमारे जो यूथ को लेके जाते हैं, तो जब एलओसी क्रॉस करते हैं, एलओसी में हमारे इंडियन आर्मी डिप्लॉयड होती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे आप 1-1 मीटर पे आप जवान को नहीं खड़ा कर सकते हो, तो बीच बीच में गैप्स होते हैं, जैसे कोई नाले होते हैं, कोई री एंट्रेंस होती है, जंगल होते हैं, उसके बीच में से वो लोग एक्सफिल्ट्रेट करते हैं और उनको गाइड किया जाता है पाकिस्तान के थ्रू। अब उसमें उनका क्या होता है कि उनके एजेंट्स होते हैं जो कि बॉर्डर के एरिया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो या इन बच्चों को या इन यूथ को क्रॉस कराते हैं, फिर वो एक स्टेजिंग एरिया में लेके जाते हैं। स्टेजिंग एरिया में उनको थोड़ा बहुत 1 आध दिन रखते हैं और उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर वहां से उनको कैंप में लेके जाते हैं, जहां पे स्टेजिंग एरिया में आईएसआई के लोग होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग होते हैं, कैंप्स में आईएसआई के लोग होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग होते हैं, और उनको ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उनके जो ट्रेनिंग का जो इंचार्ज भी होते हैं वो भी इसी डिफेंस रिलेटेड होते हैं, आईएसआई के होते हैं। कुछ ये जो इनके जो ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सबके भी कुछ नुमाइंदे होते हैं, लेकिन बिना किसी सपोर्ट के, आर्मी सपोर्ट के या उनकी आईएसआई के सपोर्ट के या गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता। और ये इतने कैंप्स इतने एस्टेब्लिश कर लेते हैं लोग, ये सारे कैंप्स पूरे वर्ल्ड को पता है, हमें भी पता थे, तभी हम लोगों ने ऑप सिंदूर में उनके ऊपर टारगेट किया। 9 टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हम लोगों ने टारगेट किया और कितने सारे टेररिस्ट मरे। और उसके बाद आपने खुद देखा कि उनकी आर्मी और वो अटेंड कर रहे हैं, उनके जो टेररिस्ट के जो लास्ट राइट्स हुए या फ्यूनरल हुआ उसमें वो लोग प्रेजेंट थे। तो यही क्लियर ये एक्सपोज हो जाते हैं कि इनकी स्टेट पॉलिसी है, और टेररिस्ट कैंप्स जितने भी हैं इनके पूरे देश में फैले हुए हैं, और ये इनके लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि वो उनके यही टेररिस्ट जो होते हैं ये बाद में इनको ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये एक इनका एपरेटस इन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है। अभी थोड़ा सा कहीं खतरा होगा तो वो उसको मूव कर देंगे, टेम्परेरी जो कैंप्स होते हैं उनको हटा देते हैं। एक्चुअली यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या ये कैंप मूवेबल होते हैं और इंडियन आर्मी इनकी पहचान कैसे करती है? तो मैं जैसे बता रहा था कि कुछ कैंप्स जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जो कि जहां पे मेकशिफ्ट कैंप्स बोलते हैं, जिनको स्टेजिंग एरियाज बोलते हैं, जिनको वहां पे उनको फायरिंग सिखाई जाती है, उनको ये करा जाता है। उसके बाद लेकिन जो परमानेंट कैंप्स हैं वो जो है वो मूव नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या बहुत बड़े स्कूल्स होते हैं या उनकी मस्जिदों के जो गेस्ट हाउसेस होते हैं उसमें वो, क्योंकि वो क्या है आम आदमी या आम सिविलियन के पीछे छुपकर ये सब करते हैं। सामने से होता है कि ये हॉस्पिटल है, लेकिन हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में अंदर टेररिस्ट को कैंप चल रहा है। तो इस तरह का उनका रहता है। सो कुछ कैंप्स जो है वो परमानेंट हैं
और कुछ जो होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, उनको जब इनको खबर लगती है या इनको खतरा लगता है ना, तो ये उस बिल्डिंग को भी वैकेट कर देते हैं और वहां से कुछ अपने जो टेररिस्ट जो होते हैं उनको कई दूसरी जगह पे ले जा लेते हैं, सेफ एरिया में। इनके सेफ हाउसेज होते हैं, सेफ एरियाज हैं जो कि जंगलों में होते हैं, शिफ्ट करते हैं। अब आपने पूछा कि वो हमें पता कैसे चलता है, तो सबसे पहले देखिए, हम वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज हैं, या हमारी डिफेंस फोर्सेस वर्ल्ड की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें पता, उनका एक एक चीज हमें पता चलती है। सबसे पहले तो होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो कि एक इंसान या कोई व्यक्ति, उनसे हमें खबर मिलती है। हमारे अपने सोर्सेज होते हैं हमारे, जो कि हमको ये खबर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम कुछ टेररिस्ट को जब हम पकड़ते हैं तो हम उनसे इंटरोगेशन करते हैं। तो जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको पूरा उनका एक प्लान पता चलता है कि कहाँ पे कैंप्स हैं, कहाँ पे क्या होता है, उनका रूटीन क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। सो ये एक पैटर्न बनता है। उसके बाद हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, जैसे कि आप रेडियो सेट्स होते हैं, रेडियो से जब वो बात करते हैं तो हमारे पास जैमर्स या हमारे पास उनके रिसेप्ट कर लेते हैं हम लोग। सारी जो उनकी कम्युनिकेशन होती है उसको हम रिसीव ट्रैक कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, जैसे हमारे पास रेडार्स होते हैं, हमारे पास एयरफोर्स के फ्लाइट्स होती हैं जो कि जब वो उड़ती हैं तो उनके पास रेडार्स होते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है कि सैटेलाइट इमेजरी होती है, सैटेलाइट इमेजरी होती है, उससे हमें पता चलता है। आजकल तो कितना आसान हो गया कि सैटेलाइट की एक इमेज होती है, आपको क्लियर पता चल जाता है कि यहाँ पे कैंप है, या तो आप ऊपर से दिखता है ओके कैंप है। फिर वो जब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था वहां पे, और फिर हम कोलैबोरेट करते हैं बाकी इंफॉर्मेशन से, तो वो फिर पूरा एक पैटर्न बन जाता है कि हाँ, हमारे को मिलिटेंट ने भी ऐसे ही बोला था, टेररिस्ट ने बोला था, हमें जो इंटेलिजेंस मिली थी वो भी यही थी, और ये सैटेलाइट इमेज भी यही बता रही है, तो फिर वो कंफर्म होता है। दैट्स व्हाई ये जितने भी टारगेट्स थे, हमने जो 9 टारगेट्स है, वो इतने प्रिसीजन टारगेट्स थे कि हमें पता था कि वो यही बिल्डिंग है जो हाँ, और उसके अंदर बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, और वही हम लोगों ने नष्ट किए इस ऑपरेशन सिंदूर। राइट। तो सर अब बात आती है इनकी ट्रेनिंग की, तो इन्हें किस किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, और क्या इन्हें आर्मी ट्रेनिंग भी दी जाती है? ये जो जितने भी बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, जो यंग जनरेशन को ये लोग वर्गला के ले जाते हैं, या उनके अपने जो बच्चे हैं जो कि पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको जल्दी फुसलाया जाता है। उनको धर्म, उनको प्रोपेगेंडा, झूठे कहानियां सुनाई जाती हैं, उनको झूठे वीडियो दिखाए जाते हैं। आजकल तो हर चीज फेक न्यूज, आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें होती है, तो कुछ बच्चे होते हैं वो इंड्रॉक्ट्रिनेट हो जाते हैं, और तो वो ट्रेनिंग के लिए राजी हो जाते हैं। तो उनके जितने भी ग्रुप्स हैं उनको तंजीम बोलते हैं, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये तंजीम होती है, ये अपने अपने बच्चों को लेते हैं या यूथ को लेते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग कराते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कि वो, क्योंकि उनके पास, उनको भारतीय सेना से लड़ना है। क्या वो आर्मी जैसी ट्रेनिंग होती है? आप जब मैं बताऊंगा आपको ट्रेनिंग, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आर्मी जैसी ट्रेनिंग है। तो सबसे पहले उनको फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको हथियारों को चलाना सिखाया जाता है। ऑर्गेनाइज इतनी नहीं होती जितनी डिफेंस फोर्सेस की होती है, लेकिन उनको जैसे उनको हथियार अगर उनको पिस्टल सिखानी है तो वो 1 हफ्ते में पिस्टल सिखा देंगे, बोलेंगे लो भी फायर करो। और AK-47 सिखाते हैं। उसके बाद उनको IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, कैसे लगाना है, बॉम्ब कैसे बनाना है, एक्सप्लोजिव कैसे यूज करना है, कम्युनिकेशन का पता है, थोड़ा साइंटिफिक चीजें पता है, तो वो कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो सेट पे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो कुछ व्यक्ति जो है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग एक्सप्लोजिव में एक्सपर्ट हो जाते हैं, बॉम्ब अच्छा बनाते हैं वो लोग। तो इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है। फिर उनको ट्रेनिंग के बाद फिर वो भेजा जाता है अक्रॉस LOC, और फिर वो ये नुकसान पहुंचाते हैं जैसे पहलगाम में हुआ। यस। तो आर्मी ट्रेनिंग एक सॉर्ट ऑफ आर्मी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो बहुत छोटा, कपल ऑफ मंथ्स, 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको लॉन्च किया जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट अब आप कुछ न्यू चीजें कर रहे हैं, आप बॉलीवुड स्क्रिप्टिंग करते हैं, आप डिफेंस आर्टिकल्स लिखते हैं, और आप सिंगिंग भी कर रहे हैं।
या रिटायरमेंट के बाद ऐसा होता है कि रिटायरमेंट बहुत अच्छा वर्ड है, उसको री अटायर अगर आप बोलोगे तो ऐसा लगेगा राइट। कि आपने उसको एक नई ड्रेस पहन ली है, और कोई नया मकसद जो आप नहीं कर पाए अपने जीवन में। तो जैसे मुझे बचपन से क्रिएटिविटी का शौक था, मैं पोएम्स लिखता था, मैं गाने गाता था, मैं पेंटिंग करता था, और मुझे एक्टिंग का शौक था, और ये सारी चीजें थी। तो मुझे ओके, ये शौक आपको बचपन से था? मुझे बचपन से था। लेकिन क्या होता है कि हम मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, तो वो हम हमारे में इतने गट्स नहीं होते हैं कि हम 10th 11th के बाद हम सीधा बॉम्बे चले जाएं। तो ये बात मैंने राइट। अपनी मदर को, जब मैं 10th का एग्जाम दिया तो मैंने बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे 11th नहीं करनी है। तो उन्होंने उसको हंसी में टाल दिया, बोला कि बेटा पढ़ाई करो और अच्छा कोई जॉब वॉब लो, फिर वो बाद में जब बड़े हो जाओगे तब देखना। फिर ओके। मैंने जैसे आपको अपनी जर्नी बताई, मैं आर्मी में गया, और फिर मेरे को, और ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं आर्मी में गया, क्योंकि मेरे को उस आर्मी ने शेप किया और मुझे जो अच्छा जीवन दिया, जो मुझे चैलेंजेस दिए, उससे मैं मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, प्लस मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पाया और बहुत अवेयर ह्यूमन बीइंग बन पाया। राइट। लेकिन जब रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अ, अपना जो ये पैशन है या अपना क्रिएटिविटी का पैशन है, इसको फॉलो करना चाहिए। थोड़ा मुश्किल होता है ऐसा फील्ड में जाना, लेकिन हाँ, फिर हमने यहाँ पे थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, फिर हम लोगों ने नाटक करने शुरू किए, और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड की, हिंदी फिल्म्स की, वेब सीरीज और फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो और एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में मुझे काम मिला है। अभी अभी शुरुआत है, तो उसमें अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसमें क्रिएटिविटी होती है, पॉजिटिविटी रहती है, और जो चीज अच्छी लगती है अगर आप वो कर रहे हैं तब आपको उसमें कुछ मुश्किल नहीं दिखती है। राइट। अभी आपके बॉलीवुड में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी मैं सारे नाम नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज एक फिल्म अभी रिलीज होगी, जो अरुण खेत्रपाल, हमारे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल हैं, ओके। उसकी बायोपिक बन रही है, और वो ओके। 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इट्स अ वेरी बिग फिल्म, वेरी वेल रिसर्च फिल्म, और उसमें मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर है, और वो 2 अक्टूबर को रिलीज होगी, और वो बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, और मैं आई एम वेरी श्योर कि वो सबको बहुत पसंद आएगी। और एक फिल्म रिलीज के कगार पे है, लव स्टोरी ऑफ 90s, जो कि देहरादून के आसपास शूट हुई थी। उसमें भी मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर है जो मैंने किया। अच्छा। रिसेंटली मैं एक एडवर्टाइजमेंट करके आया। तो इस तरह से कुछ प्लेस किए हैं, एक शॉर्ट फिल्म करी है, तो नई नई विधाओं को सीख रहा हूँ। सच अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी यू आर। हम अपने एपिसोड का एंड एक इमोशनल क्वेश्चन से करना चाहते हैं। जब एक आर्मी पर्सन अपनी फैमिली से दूर बॉर्डर पर लड़ने जाता है और उसकी फैमिली हजारों किलोमीटर दूर उसकी चिंता कर रही होती है, तो वो कैसे यकीन दिलाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है? ये सब हमने मूवीज में देखा है। आज हम एक आर्मी पर्सन की जुबानी सुनना चाहेंगे कि ये कैसे होता है। अ, जैसे आर्मी में या डिफेंस फोर्सेस में जो फैमिलीज होती है, तो उनकी फैमिलीज भी, वो एक डिफेंस की मतलब एक तरह का एक परिवार बन जाता है, और उनको ये एनवायरनमेंट पता होता है कि ऐसी लाइफ मैंने चुनी है जिसमें मेरा पति या मेरे पिताजी ऐसी जगह में पोस्ट होंगे या ऐसे ऑपरेशंस में जाएंगे जहां पर उनका रिस्क फैक्टर बहुत है। और लेकिन ये एक गर्व की बात भी मानी जाती है उनको, उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है कि वो एक उस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, या उनके हस्बैंड आर्मी में है, या उनके फादर आर्मी में है। तो मुझे ये लगता है कि हमसे ज्यादा, डिफेंस ऑफिसर से ज्यादा जो स्ट्रांग होते हैं वो उनके फैमिली बन जाती है, क्योंकि मुश्किल समय में जब हस्बैंड कश्मीर में है या नॉर्थ ईस्ट में है या कहीं और मुश्किल हालात में है, फैमिलीज अकेली सरवाइव कर रही हैं। लेडीज जो है वो बच्चों को, उनको एजुकेशन देख रही है, हाउस को रन कर रही हैं, और साथ में वो चिंता भी कर रही है कि मेरा हस्बैंड इतनी दूर है। लेकिन कम्युनिकेशन, हम लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को दिलासा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, उससे बहुत ही, अपनी वीकनेस नहीं दिखाते,
चाहे मुझे भी वो फीलिंग होगी या मेरी वाइफ को भी वही फीलिंग होगी या बच्चों को भी फील होती है, लेकिन वो हमें एक मोटिवेशन देते हैं, वो हमें ये हौसला देते हैं कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो देश के लिए है और ये हम उसके लिए बहुत, वी आर वेरी प्राउड। साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो लेडीज होती हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, दे कैन फेस एनीथिंग, और वो मेंटली एक तरह से प्रिपेयर रहती हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को याद है कि जब मैं जम्मू कश्मीर में था, मेरी वाइफ कुछ दिन के लिए गर्मी की छुट्टियों में आई थी, तो ऐसे टेम्परेरी हफ्ते के लिए आई थी, बच्चों के साथ आई थी। मैं उनको लेने भी नहीं जा पाया था श्रीनगर एयरपोर्ट पे, और तो वो जब आ रही हैं, वो जिस गाड़ी से अंदर घुस रही हैं और साइमल्टेनियसली जब उनकी गाड़ी अंदर आई है, मेरी गाड़ी ऑपरेशन के लिए निकल रही है और मैंने सिर्फ उनको वेव किया है। और मैंने पूरा अपना इक्विपमेंट वगैरह, वो आपसे मिलने आए थे? वो हमारे साथ एक हफ्ता रहने आए थे, लेकिन अभी मैं मतलब ऑपरेशन के लिए चला गया, मैं उनके साथ 1-2 दिन रहा ही नहीं फिर, क्योंकि मैं ऑपरेशन के लिए गया, वहां पे फिर फायरिंग शुरू हो गई मिलिटेंट के साथ, टेररिस्ट के साथ, और हम 2 दिन उस ऑपरेशन में रहे, दिन रात। और वो लेडीज और बच्चे जो थे वो वहां पे ही थे, और उनको गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही है। और कितनी, आप सोचिए कि वो जो स्टेट ऑफ माइंड, बहुत टफ टाइम रहा होगा। टफ टाइम रहता है, लेकिन लेडीज स्ट्रांग हो जाती है, बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं। और हर 2 साल में जैसे आप ट्रांसफर होते हो, इधर ट्रांसफर, बच्चे 12 तक जब तक पहुंचते हैं वो 8-10 स्कूल्स चेंज कर चुके होते हैं। सो क्या होता है कि अगर आप इतने ज्यादा स्कूल्स चेंज कर रहे हो तो आपको नेगेटिव तो है कि आप कंटिन्यूटी नहीं हुई आपकी एक स्कूल में, आजकल एडमिशन इतने मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हम उसको अगर पॉजिटिव देखें तो ये होता है कि हर जो डिफेंस फोर्स का जो बच्चा है वो 8-10 स्कूल जब चेंज करता है तो उसकी अडेप्टेबिलिटी, वो नई नई जगहों पे जाता है, नए एनवायरनमेंट में जाता है, नए टीचर से मिलता है, नए फ्रेंड्स बनाता है, और उसको नए नए हालात से जूझने का मौका मिलता है। तो वो जो डिफेंस फोर्सेस के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत अडेप्टेबल हो जाते हैं, वो मिस वर्ल्ड भी बन सकते हैं प्रियंका चोपड़ा की तरह। वो मतलब आप सोचिए कि वो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं और इतना उनके लिए चैलेंजेस बहुत इजीली वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है उनकी लाइफ में, उन्होंने अपने पेरेंट्स को, फादर मदर को इतना मुश्किल उसमें, जबकि वो ग्रो अप कर रहे हैं, स्कूल्स में डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, तो ये फैमिली बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होती है, और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं डिफेंस फोर्सेस के फैमिलीज जो होती है। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू भाग्यश्री, आपने मुझे इनवाइट किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, मुझे पूरा अपना जीवन याद आ गया जो डिफेंस फोर्स में मैंने बिताया, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया। माय प्लेजर सर। हमारे साथ थे रिटायर्ड कर्नल भास्कर भारती जी। इनकी बातों से हमें ये लर्निंग मिलती है, असली हीरो सोशल मीडिया पर नहीं, सरहदों पर खड़े होते हैं, बर्फ में, गोलियों के बीच मातृभूमि की रक्षा करते हुए, ताकि हम सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रह सके। अगर इस बातचीत ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, आपके दिल को छू लिया, या इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।